जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, जब आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर ही लिया है तो केवल आपको अपना लक्ष्य पर ही फोकस करना है। दाएं और बाएं की चीजों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो आपको दोस्तों महाभारत का अर्जुन बन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिस तरीके से अर्जुन को केवल पानी में मछली की आंख दिखाई दे रही थी, तो आपको भी सोते टाइम जागते टाइम यानी कि सपना भी अपना लक्ष्य कहीं दिखना चाहिए। जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक आपको लगे रहना है। ठीक है, जब तक आपकी मंजिल आपको प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, तो दोस्तों मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष आया हूं। ठीक है, आज हम सर्किल की एक और वीडियो लेकर आए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट 1 सर्किल का। ठीक है, और आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे वो भी हम सर्किल ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू और उसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, तदनुसार उन चारों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास 4 सर्किल है जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं और प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक की त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 4 सर्किल है जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बाहर से स्पर्श करते हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर ये सेंटर है इस सर्किल का और ये सेंटर है इस सर्किल का और इधर से ये सेंटर हुआ इस सर्किल का, ठीक है, और ये सेंटर हुआ इस सर्किल का। अगर मैं इन सबको मिला देता हूं तो आप यहां से ये देखोगे कि अगर इसकी त्रिज्या यहां पे 4 है तो इस वाले सर्किल की भी त्रिज्या 4 होगी और इस वाले सर्किल की त्रिज्या 4, यानी कि प्रत्येक सर्किल की त्रिज्या यहां पे 4 दी गई है। अगर प्रत्येक सर्किल की त्रिज्या यहां पे 4 है तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इस 4 को इस 4 के साथ जोड़ता हूं तो ये 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर से भी ये कितना होगा, 8। इधर से भी ये कितना होगा दोस्तों, 8। इधर से भी ये कितना होगा, 8। इसका मतलब क्या होगा कि ये एक वर्ग बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। और आपसे एग्जामिनर पूछना ये चाहता है दोस्त कि इन चारों सर्किल के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इन चारों सर्किल के द्वारा इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यह जानना चाहता है आपसे। ठीक है, तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल तभी निकलेगा अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 जो त्रिज्या खंड आपको दिखाई दे रहे होंगे, सेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, इनका क्षेत्रफल को माइनस कर दूं। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि त्रिज्या खंड होता क्या है। त्रिज्या खंड होता क्या है, देखिए समझिए दोस्तों, त्रिज्या खंड आपको समझना पड़ेगा कि त्रिज्या खंड होता क्या है। मान के चलिए ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर O है। OA एक रेडियस यानी कि ये A पॉइंट मान लिया मैंने। OA क्या होगा, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और OB क्या होगा, यहां पे भी रेडियस यानी कि त्रिज्या। ठीक है, तो आपका जो त्रिज्या खंड बनेगा यानी कि सेक्टर बनेगा, इसको हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर क्या बनेगा दोस्तों, ये सेक्टर है, यानी पूरे सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा। ये क्या बना, ये सेक्टर बना। ठीक है, जिसमें मैंने एंगल मान लिया कि ये एंगल थीटा है। यानी कि कोई भी एक सर्किल है ये पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर होता है कि नहीं, लेकिन हमें केवल और केवल इस थीटा भाग का ही क्षेत्रफल निकालना है। इस थीटा भाग का क्षेत्रफल यानी कि OAB, इस सेक्टर का हमें क्या निकालना है दोस्तों, एरिया निकालना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ पूरे सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है। पूरे सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। पूरे सर्किल का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई
आर स्क्वायर। अगर पूरे सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हमें 360 में से केवल और केवल थीटा भाग का क्षेत्रफल चाहिए। 360 में से कितने भाग का क्षेत्रफल चाहिए? 360 में से केवल और केवल थीटा भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों ये थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही इस सेक्टर का क्षेत्रफल बनेगा। यही इस सेक्टर का क्षेत्रफल बनेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज और आपको समझनी पड़ेगी कि अगर केवल और केवल मैं इस चाप की बात करता हूं, ए बी आर्क की बात करता हूं, यानी कि चाप ए बी, इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूं, तो पूरी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि एक सर्किल की परिधि के बराबर पूरी लंबाई होगी, चाप की लंबाई होगी, वो 2 पाई आर होगी। और पूरा एक चक्कर 360 का होता है और पूरी परिधि 2 पाई आर होती है, लेकिन हमें केवल और केवल इतने भाग की लंबाई निकालनी है और ये भाग पूरा थीटा है, यानी कि 360 में से केवल थीटा हिस्सा चाहिए। 360 में से केवल और केवल थीटा हिस्सा चाहिए। तो थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये क्या निकलेगी दोस्तों? ये चाप की लंबाई निकलेगी। ये होती है चाप की लंबाई। और ये क्या होगा दोस्तों? यहां पे होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो बीच में जो क्षेत्र घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अगर मैं पूरे के पूरे वर्ग में से ये 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, चारों सेक्टर का क्षेत्रफल घटाता हूं, तो मुझे मिल जाएगा क्या? घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, और मैं अब यही सेम वर्क करने वाला हूं उसको करने के लिए। ठीक है, देखिए आप मुझे एक बात बताएं कि इसके स्क्वायर के प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का होता है। भाई ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक त्रिज्या खंड 90 डिग्री का है, एक त्रिज्या खंड का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है, तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री। एक का त्रिज्या खंड का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का है। और हमारे पास ऐसे 4 सेक्टर है, तो 4 नम 36, यानी कि पूरा 360 डिग्री बनेगा। और 360 डिग्री का मतलब दोस्तों पूरा एक सर्किल बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि चारों सेक्टर को मिलाकर एक सर्किल बनाया जा सकता है। इसका मतलब कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं अगर चारों सेक्टर का क्षेत्रफल घटा रहा हूं, इस बात का मतलब होगा कि मैं एक पूरे सर्किल का क्षेत्रफल घटा रहा हूं। ठीक है, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्त? वो होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 64। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो 64 में से मुझे क्या घटाना है? पूरे एक सर्किल का क्षेत्रफल, जो कि 4 सेक्टर के बराबर, 4 त्रिज्या खंड के बराबर दिया हुआ है। और प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 4। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर मुझे घटाना पड़ेगा। 4 सेक्टर मिलकर एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों? आर की वैल्यू है यहां पे 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16। तो इसका मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई आर, 16 पाई, 16 पाई। 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 पाई, यानी कि इन चारों सेक्टर का जो क्षेत्रफल है वो 16 पाई है। ठीक है, तो घिरे हुए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा दोस्तों? ए बराबर 64 माइनस 16 पाई। तो यहां से मैं 16 एलसीएम ले सकता हूं, 16 चौका 64, वो एलसीएम नहीं कॉमन ले सकता हूं, 16 चौका 64, 4 माइनस पाई। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? 16 इंटू 4 माइनस पाई, जो कि सी ऑप्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया गया है और आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें इस वाले सेक्टर का, इस वाले सेक्टर का, इस वाले का, इस वाले का क्षेत्रफल घटाना है, तो ही घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा। और आप ये अच्छे से जानते हो कि प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री का है। तो 4 सेक्टर, 4 नम 36, यानी कि पूरा 360 डिग्री, यानी कि चारों सेक्टर मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर मैं एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाता हूं, तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है। ठीक है, मैंने वही काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्त,
एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तदनुसार पाई बराबर 22/7, कह रहा कि पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलना है। प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों मैं पहले भी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/πr² होता है, और जो परिमाप होता है वो πr + 2r होता है, πr + 2r। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अर्धवृत्त में परिधि अलग होती है और परिमाप अलग होती है, जबकि पूरे वृत्त में परिधि और परिमाप दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो अर्धवृत्त की अगर मैं बात करूं तो अर्धवृत्त की परिधि, ये अर्धवृत्त है भाई, अर्धवृत्त की जो परिधि होती है, अर्धवृत्त की परिधि केवल ये होती है, यानी कि चाप की लंबाई ही क्या कहलाती है, चाप की लंबाई ही क्या कहलाती है, अर्धवृत्त की परिधि। जबकि अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप दोस्तों क्या होता है, एक पॉइंट से चलकर वापस घूम फिरकर उसी पॉइंट पर लौट आना, यह परिमाप कहलाता है। यानी कि अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं तो यहां से चलकर वापस इसी पॉइंट पर जाना क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी अर्धवृत्त की परिधि और परिमाप दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होगा। ठीक है, अगर मैं अर्धवृत्त की परिधि की बात करूं वो केवल चाप की लंबाई होगी, और चाप की लंबाई क्या होगी दोस्तों, πr, क्या होगी, πr। ठीक है, πr, क्योंकि पूरे सर्किल की जो परिधि होगी वो 2πr होती है, और परिधि का फॉर्मूला 2πr है, तो इसका हाफ कितना होगा, πr होगा। क्लियर हुई बात। लेकिन अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप में अगर ये सेंटर O है तो ये रेडियस क्या बनेगी, r, इधर भी रेडियस क्या बनेगी, r, तो r + r यानी कि 2r और ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, परिमाप बनेगा, जो पिछली क्लास में मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड्स का सवाल था, क्वेश्चन में दिया है कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे πr + 2r को, तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, आप यहां से r कॉमन ले सकते हो, तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 + 2। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना होगा, 36, 36/7r। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, 36/7r ये क्या बनेगा, परिमाप बनेगा, पेरीमीटर बनेगा, किसका, अर्धवृत्त का। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसका जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर है, तो डायरेक्ट अगर आपके रिजल्ट याद है 36/7r, तो आप डायरेक्ट इसके बराबर रख दो। जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है ना दोस्तों, मेंसुरेशन की यही खास बात है कि जो चीज दी जाती है उसी का हम यूज करते हैं। यहां पे परिमाप दिया हुआ है तो आपको परिमाप का डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप सेकंड्स में कर पाओगे सवाल को। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, 36/7 r, और जो 18 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 18 के बराबर होगा। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, 18 दूनी 36, यानी कि r की वैल्यू क्या होगी, 7/2, और 7/2 का मतलब क्या होगा, 3.5, यानी कि 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये 2012 का एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ये कोई वृत्ताकार मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, यानी कि आपको ये कहा गया कि इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। ठीक है, इस तरीके से ये वृत्ताकार मैदान था, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है। तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का अंतर कितना दिया हुआ है, 66 मीटर। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहरी परिधि, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है, और अंदर वाली परिधि का जो अंतर होगा वो कितना दिया हुआ है, 66 मीटर हो, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, अगर पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। देखिए दोस्तों करना क्या होगा इसमें सवाल में, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए अगर सेंटर O है, अगर सेंटर O है तो यहां से लेकर बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या मैं कैपिटल R मान लेता हूं। ठीक है, कैपिटल R, और अंदर वाले जो वृत्त की त्रिज्या होगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या में स्मॉल r मान लेता हूं। क्लियर हुई बात। तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये भी r ही होगा, स्मॉल r ही होगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि सड़क की चौड़ाई क्या होगी। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे पूछना चाहता है सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई यानी कि यहां तक आर है, ये आर है, तो सड़क की चौड़ाई ये बची, ये सड़क की चौड़ाई बची, और सड़क की चौड़ाई क्या बची, केवल और केवल आर माइनस आर बची, केवल आर माइनस आर बची। तो इसका मतलब सड़क की चौड़ाई आर माइनस आर, इसका मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या का अंतर ही क्या कहलाता है, सड़क की चौड़ाई कहलाती है। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बड़े वृत्त की जो परिधि होगी और जो छोटे वृत्त की परिधि होगी, बड़े वृत्त की परिधि और छोटे वृत्त की परिधि का जो अंतर है वो 66 मीटर दिया हुआ है। कितना? 66 मीटर। तो आप मुझे ये बताओ, बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी और छोटे वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर होगी, और इन्हीं का अंतर कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 66। तो आप मुझे ये बताओ 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, आर माइनस आर बचेगा कि नहीं, और आर माइनस आर बराबर 66/2 पाई, 66/2 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7, 7 ऊपर पहुंच गया, तो 22 से कटेगा कितने बार, 66, 3 बार, 22 3 66 और 7 3 21, 21/2 का मतलब क्या होगा, 21/2 का मतलब 10.5 मीटर होगा, 10.5 मीटर। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई क्या होगी, 10.5 मीटर, जो कि डी ऑप्शन है, और मैं समझता हूं कि आप ये चीज समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। संकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है जिनका सेंटर सेम हो, दोनों का समान सेंटर हो, एक ही सेंटर हो। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर ये एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त है, एक दूसरा वृत्त है, उसका भी सेंटर क्या होगा दोस्तों, ओ ही होगा, इसका भी सेंटर क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है, के व्यासों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, इनके व्यासों की लंबाई कितनी है, 8 और 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर व्यास बड़े वाले वृत्त का व्यास होगा, डायमीटर, और 8 सेंटीमीटर छोटे वृत्त का व्यास होगा। अगर बड़े वृत्त का व्यास 10 है तो इस बात का मतलब मैं कह सकता हूं छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, जो सॉरी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर बड़े वृत्त की का व्यास कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है, तो इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होगा कि उसकी जो त्रिज्या बनेगी, बड़े वृत्त की जो रेडियस बनेगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि छोटे वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, अगर छोटे वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि छोटे वृत्त की जो त्रिज्या बनेगी वो 4 सेंटीमीटर बनेगी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? और आपसे जानना यह चाहता है कि उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, उनके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझिए भाई, आप मुझे बताओ घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि वो आपसे केवल इस वाले भाग का क्षेत्रफल जानना चाहता है जो मैंने डॉट कर दिया, कि इन दोनों वृत्त के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। समझिए, तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें केवल और केवल हमें इतना काम करना है कि अगर मैं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से, बड़े वृत्त के एरिया में से अगर मैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो इस बात का मतलब क्या होगा, हमें यह पता चलेगा कि बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई, कितना, 25 पाई, 25 पाई। ठीक है ना, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई, ये 16 पाई क्या होगा, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त घटाओगे तो 25 पाई में से 16 पाई घटाओगे तो घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, कितना निकलेगा दोस्तों, 9 पाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक है। कह रहा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के
अनुपातिक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक छोटा वृत्त खींचा गया है। एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बड़े वृत्त के अंदर ही एक छोटा वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये बात कही गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। एक तो एनुलर टोन के क्षेत्रफल का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्त कि एनुलर टोन का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर होता है। एनुलर टोन क्या होता है? एनुलर टोन का मतलब एक तरीके से रास्ते का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि एक सर्किल है और एक बड़ा सर्किल है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वृत्त ऐसा है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अगर ये सेंटर O है, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और इसी वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त खींचा गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। और ये एनुलर टोन का मतलब क्या होगा कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का जो अंतर है, तो इसका मतलब एक तरीके से ये रास्ता ही हुआ ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल ही एनुलर टोन का क्षेत्रफल बनेगा। ये कहना चाहता है ये एग्जामिनर कि एनुलर टोन का मतलब क्या है? बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल का जो अंतर आएगा वो एनुलर टोन का क्षेत्रफल है, यानी कि एक तरीके से रास्ते का क्षेत्रफल है। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो आप मेरी बात को समझिए। तो अगर आपको एनुलर टोन का क्षेत्रफल, एनुलर टोन यहां पर मैं लिख देता हूं, एनुलर टोन का जो क्षेत्रफल होगा और उसका बड़े वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि बिग सर्किल यानी कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ये चीज इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है ना, और ये कहा गया है कि भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक होता है। ये बात कही गई है, क्योंकि अगर क्षेत्रफल की बात करेगा दोस्त तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल निकलेगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये एनुलर टोन का क्षेत्रफल होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक आर बड़ा होगा एक आर छोटा होगा। ठीक है, तो दोनों में ही पाई कॉमन रहेगा है भाई, दोनों में ही पाई कॉमन रहेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एरिया जो होगा वो पाई पे डिपेंड नहीं है, एरिया जो होगा वो पाई पे डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड किस पे? त्रिज्या के वर्ग पर। वो डिपेंड किस पे है भाई? त्रिज्या के वर्ग पर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई जब आप कॉमन लोगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा, और ये होता है फॉर्मूला, तो पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्लियर होगी बात? ठीक है, और इधर जो क्षेत्रफल बनेगा वो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल केवल आर स्क्वायर बनेगा। क्षेत्रफल क्या बनेगा? आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्योंकि इधर पाई आर स्क्वायर होगा, पाई से पाई कटेगा, तो पाई पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पे करता है? त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हो और इसका क्या निकालना चाहते हो? अनुपात निकालना चाहते हो, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 5 का स्क्वायर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्या के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, यानी कि ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा 25 यूनिट। ठीक है, जबकि एनुलर टोन का जो क्षेत्रफल बनेगा वो डिपेंड करेगा केवल और केवल आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर पे, यानी कि आर प्लस आर का मतलब कितना? 5 और 3 8, और 8 गुना इनका अंतर कितना दोस्तों? 2, तो 8 गुना 2 कितना? 16, तो 16:25 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 16:25। देखते ही आंसर लगाना था, केवल आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एनुलर टोन का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। वो निकलता है पाई आर स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई जब कॉमन हो जाता है तो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी कि डिपेंड पाई पे नहीं करेगा,
क्योंकि पाई इधर भी होगा और पाई इधर भी होगा, दोनों कट जाना है, तो डिपेंड केवल त्रिज्या के वर्ग पे करता है। तो r प्लस r, 5 और 3 8, 5 में से 3 गए 2, 8 दूनी 16, और बड़े व्रत की त्रिज्या कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर हुआ 16:25। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 2019 CAPF SI यानी कि 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। CAPF यानी कि CPO का आया हुआ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए तगड़ा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूं दिस इज तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वृत्त तथा एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं। देखिए ये 3 वृत्त दिखाए गए हैं, एक वृत्त ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, चित्र में जो दिखाया गया है स्पर्श करते हैं उनमें, तथा वृत्तों में प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा कि इनमें 2 वृत्त ऐसे हैं जिनकी त्रिज्या √2 + 1 है और इसकी भी त्रिज्या √2 + 1 है, जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात। तदनुसार छायांकित क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों आपसे वो केवल और केवल इतनी बात पूछना चाहता है, छायांकित भाग का परिमाप, यानी कि जिस पे को मैंने पेन फेर दिया ना, पेन चला दिया ये, तो केवल आपसे इसकी लंबाई पूछना चाहता है, ये पिंक वाले पार्ट की लंबाई पूछना चाहता है आपसे। क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है यहाँ पे पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, यानी कि ये लंबाई पूछ रहा है, इन तीनों चाप की लंबाई पूछ रहा है आपसे। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको करके मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या होगा, ऐसे सवाल को करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। है भाई, आप मुझे ये बताओ, पिछली क्लास में कई बार ये कंसेप्ट लगा चुका हूं, पिछली क्लास में, और मैं आपको अलग से बता भी चुका हूं इसको, कि अगर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर बी एंगल यहां पे क्या है भाई 90 डिग्री, ठीक है, और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब जिसमें दो भुजाएं समान हो, और एक कोण क्या हो 90 डिग्री। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये BC किसके AB के बराबर है, AB के, और एक कोण कैसा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और इसके अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, कंसेप्ट बताया हुआ है कि अगर BC की लंबाई A होगी, कितनी होगी, A होगी, तो आप अच्छे से जानते हो कि AB की लंबाई भी कितनी होगी भाई, A ही होगी, क्योंकि ये समद्विबाहु है, समान, जिसमें दो भुजाएं समान हो। ठीक है, और अगर ये A है, ये A है, तो जो कर्ण होता है वो इस A का √2 गुना होता है। कितना, इस A का कितना होता है, √2 गुना, यानी कि √2A। क्लियर होगी बात। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो इसका मतलब ये √2 होगा, 1 का √2 गुना √2 बनेगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये कितना बनेगा, 2 √2 बनेगा, यानी कि 2 का √2 गुना बनेगा। क्लियर हुई बात। एक तो बात ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कई बार क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर ये ए तो A का √2 गुना, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का छोटा सा कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कर लेते हैं आसानी से। ठीक है, एक तो चीज हुई है, और आप सेक्टर के बारे में पहले से ही जान चुके हो, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 सर्किल है भाई हमारे पास, क्या है, 3 सर्किल। इन दोनों सर्किल की त्रिज्या है समान। ठीक है, इन दोनों सर्किल की त्रिज्या है समान, और एक छोटा सर्किल है, ये मान लो कि ये छोटे वाला सर्किल है, ये हुआ हमारा छोटा सर्किल। ठीक है, छोटा चेतन है। देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, √2 + 1। अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले जाऊं तो ये √2 + 1 हो गया। ठीक है, इसका सेंटर भी इधर, इसका भी,
इसका सेंटर ये मान लिया, तो ये इधर भी √2+1, इधर भी √2+1, यानी कि इसकी त्रिज्या √2+1, इसकी भी त्रिज्या √2+1, इसका मतलब दोनों सर्किल बराबर है, दोनों की त्रिज्या समान है। अगर √2+1 को आप जोड़ते हो तो 2√2+2, 2√2 क्या आ जाएगा, 2√2+2। अगर मैं यहां से √2 कॉमन लेता हूं, √2 कॉमन लेता हूं तो क्या बनेगा दोस्त, ये बनेगा 2 + √2, 2 + √2। अगर मैं यहां से दोनों में से √2 कॉमन लेता हूं तो 2 + √2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लंबाई बनेगी, ये 2 √2 कॉमन लेने से जोड़ने पर क्या बनेगी, 2 + √2, 2 + √2। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई बनेगी ये बनेगी। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगर मैं इस इस छोटे वाले सर्किल के सेंटर से इसको मिला दूं इस तरीके से, और इसको मैं इस तरीके से मिला दूं, इसको मैं इस तरीके से मिला दूं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है वो कितनी है, √2+1 है। कितनी है, √2+1। और √2+1 में छोटे सर्किल की त्रिज्या, छोटे सर्किल की त्रिज्या यानी कि एक को और मैं अगर जोड़ता हूं तो क्या 1 + 1 2 + 2 + √2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 + √2। तो ये हो जाती है 2 + √2, 2 + √2। ठीक है, यहां से लेके यहां तक 2 + √2। इधर भी सेम यही है कि अगर इसकी त्रिज्या √2+1 है यहां तक और इसकी त्रिज्या 1 है, जब इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + √2, 2 + √2। तो आपने यहां पर एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि अगर ये भी 2 + √2 है और ये भी 2 + √2 है, तो इसका मतलब दोनों साइड क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्योंकि ये एक ट्रायंगल बनता है, एक त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज में दोनों साइड अगर बराबर है तो ये क्या होगी, ये क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हुई बात? क्योंकि दोनों साइड बराबर हो चुकी, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एक चीज देखता हूं कि अगर ये 2 + √2 है और ये 2 + √2 है, इसका √2 गुना ये हुआ, यहां पे ये वाली साइड कितनी है, √2 गुना, तो एकदम दिमाग में घंटी क्या बजती है कि यार ये तो समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है। ठीक है ना, ये तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है। अगर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट है तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। ए भाई, यहां पर ये कौन सा कोण होगा, ये यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा दोस्त, तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये 45 का बनेगा, और इधर से ये भी कितना का बनेगा, ये भी 45 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपसे जानना क्या चाहता है, आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपसे केवल ये एक ही बात जानना चाहता है, समझिए वो क्या है। वो आपसे जानना ये चाहता है कि जो ये चाप की लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये जो चाप की लंबाई है, इस चाप की लंबाई क्या होगी, आपसे केवल ये जानना चाहता है वो कि इस चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा, घिरे हुए क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। आपसे केवल वो इतनी बात जानना चाहता है। ठीक है, ये आपसे जानना चाहता है, जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इनकी लंबाई जानना चाहता है आपसे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने चाप की लंबाई निकालना भी सिखाया था, आपको मैंने क्षेत्रफल निकालना भी बताया था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या सेक्टर नहीं बन गया है भाई, ये एक सेक्टर नहीं बन गया, इधर भी ये एक सेक्टर नहीं बन गया, और इधर भी एक सेक्टर यानी कि त्रिज्या खंड नहीं बन गया। यानी कि आपसे वो इस त्रिज्या खंड की लंबाई चाहता है, इस त्रिज्या खंड की लंबाई, और इस त्रिज्या खंड की लंबाई, और इस त्रिज्या खंड की लंबाई, तीनों त्रिज्या खंडों की लंबाई का योगफल आपसे पूछना चाहता है। कुल मिलाकर बात ये है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, और दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। तो इसका मतलब 45 + 45 90। तो मैं डायरेक्ट एक तो इस वाले त्रिज्या खंड की और एक इस वाले त्रिज्या खंड की लंबाई डायरेक्ट निकाल सकता हूं, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या समान है। यहां भी 45 डिग्री का कोण है, यहां भी 45 डिग्री का कोण है, तो ये 45 + 45 90। इसका मतलब क्या बनेगा, ये
है भाई। इसका मतलब क्या बनेगा, ये पूरे सर्किल का 1/4 हिस्सा बनेगा। 45 + 45 90, ठीक है ना। तो 90/360, 90/360। तो 360 में से ये 90 हिस्सा इंटू 2πr, 2πr। और r की वैल्यू दोस्तों क्या है, यहां पे इन दोनों वृत्त की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो समान है, √2 + 1, √2 + 1। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। ये दोनों त्रिज्या खंड की लंबाई निकाल ली मैंने यहां से, इतनी चीज से, क्योंकि 45 + 45 90 हो चुका, यानी कि 360 का 90 हिस्सा, यानी कि 2πr चाप की लंबाई, क्योंकि 2πr का मतलब पूरे एक सर्किल की चाप की लंबाई, यानी कि आर्क की लंबाई। लेकिन हमें केवल ये 2 हिस्सा चाहिए, यानी कि 360 का ये 90 हिस्सा है। क्लियर हुई बात। प्लस साथ में हमें प्लस भी करना है, क्योंकि साथ में हमें प्लस इसलिए करना है दोस्त, क्योंकि हमें इस वाले त्रिज्या खंड की लंबाई भी निकालनी है, इस वाले त्रिज्या खंड की लंबाई, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री कोण है, इसकी त्रिज्या 1 है, इसकी त्रिज्या यहां से कितनी है, 1 है, ठीक है। जबकि यहां पे 45 था, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या समान थी, तो इसका जो त्रिज्या खंड की लंबाई होगी वो अलग निकालनी पड़ेगी। ये पूरा सर्किल हुआ, और सर्किल की जो चाप की लंबाई होगी वो 2πr होगी। तो 2πr में से हमें केवल इतना हिस्सा चाहिए, इतना हिस्सा निकालना है, जो कि 90 डिग्री, 360 डिग्री का 90 वाला पार्ट होगा। 360 में से कितना हिस्सा चाहिए, 90 हिस्सा चाहिए। चाप का इतना हिस्सा लेना है मुझे, 2πr। और r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पे 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट यहां से क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। क्लियर हुई बात। डायरेक्ट यहां से क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। क्लियर हुई बात। यहां पे देखिए भाई, 90 से काट दोगे आप, 9 चौक 36 4 बार, और 2 कटेगा कितनी बार, ये 2 से 4 कितनी बार कटेगा, यहां पे 4 बार कटेगा, और 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो π/2 बचे इधर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से 90 से 4 बार कटेगा, और 2 दूनी 4, तो π/2 कॉमन इधर भी है, π/2 कॉमन इधर भी है, तो π/2 अगर आप पूरे इसमें से कॉमन ले लेते हो तो बचेगा कितना दोस्तों, अंदर √2 + 1 और +1, तो बचेगा क्या, 2 + √2, 2 + √2। तो π/2 इंटू 2 + √2, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेरीमीटर ये हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो में फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझा सकूं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं, इस वीडियो को विराम यहीं पे देते हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, जैसे कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि केवल आपको फोकस अपने लक्ष्य पे करना है, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।